everyone, myself Sudhanshu Ranjan and I am going to discuss the paper solution of full test 8 and I think this will be the final full test. I hope आप लोगों का एग्जाम बहुत अच्छा गया होगा. So without any delay, let's go for the solution. Let's go for question number 1. A coil of diameter 1 mm having turns 35 is rotated by 180 degree in external uniform magnetic field of 10 to the power 2 Gauss about its one of the diameter in 0.1 second, then average induced EMF in the coil will be. Question number 1 की अगर बात बोली जाए तो यहाँ पर average induced EMF पूछा गया है. So average induced EMF is equal to change in flux divided by change in time. चेंज इन टाइम आपको दे दिया गया है, दैट इज 0.1 सेकेंड. हमें चेंज इन फ्लक्स की बात करनी है. चेंज इन फ्लक्स जो 180 डिग्री कॉइल को रोटेट किया गया, तो जो चेंज इन फ्लक्स होगी, चेंज इन फ्लक्स लिखी जाएगी 2 इंटू मैग्नेटिक फील्ड इंटू एरिया इंटू नंबर ऑफ टर्न्स. 2 इंटू मैग्नेटिक फील्ड दे दिया गया 10 टू द पावर 2 गॉस. इसे टेस्ला में कन्वर्ट कर ले. 10 टू द पावर 2 इंटू 10 टू द पावर -4 टेस्ला इंटू एरिया पाई डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4. डायमीटर दे दिया गया 1 मिलीमीटर. पाई इंटू डी स्क्वायर अगर मैं बोलूँ तो 10 टू द पावर -6 डिवाइडेड बाई 4 इंटू यहाँ पर अगर बोला जाए नंबर ऑफ टर्न्स कितना दे दिया गया, दैट इज 35. थोड़ा इसे सिंप्लीफाई करें, ये 2 से 2 टाइम में ये कैंसिल हो जाएगा. यहाँ पर लिखा जा सकता है पाई इंटू this is 10 to the power -2, 10 to the power -6, it is 10 to the power -8 into 35 divided by 2. पाई की वैल्यू लिखी जा सकती है 22 डिवाइडेड बाई 7 इंटू 10 टू द पावर -8 इंटू 35 डिवाइडेड बाई 2. 2 से ये 11 टाइम में कैंसिल, 7 से ये 5 टाइम में कैंसिल. इसका मतलब मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ दिस इज 55 इंटू 10 टू द पावर -8. दिस इज द चेंज इन फ्लक्स. हमें तो एवरेज इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालना था. एवरेज इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू चेंज इन फ्लक्स डिवाइडेड बाय टाइम. 55 इंटू 10 टू द पावर -8 डिवाइडेड बाय 0.1 and this can be written as 5.5 into 10 to the power -6 वोल्ट. तो अगर ध्यान से देखें इसके अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन करेक्ट है. क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन डी करेक्ट है, 5.5 माइक्रोवोल्ट. दिस कैन बी रिटन एज 5.5 माइक्रोवोल्ट. सो क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन डी करेक्ट है. Let's go for the next question. Let's go for question number 2. A long straight wire of radius A carries a steady current I. The current is uniformly distributed over its cross section. The ratio of the magnetic field B and B dash at radial distances A by 2 and 4A respectively from the axis of the wire is. यहाँ पर क्वेश्चन 2 में क्या बोला गया, एक वायर है. इस वायर से करंट जो पास कर रही है, सपोज I करंट पास कर रही है और क्वेश्चन में गिवन भी है. इसका जो रेडियस है वो बोल दिया गया A है. आपसे क्वेश्चन में पूछा गया A/2 डिस्टेंस पे, मतलब विद इन द वायर मैग्नेटिक फील्ड, और 4A डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड का रेशियो क्या होगा. इसका मतलब है B डिवाइडेड बाई B डैश का रेशियो क्या होगा. आपसे क्वेश्चन में ये पूछा गया है. तो सबसे पहले B निकाल लें, उसके बाद B डैश निकाल लेते हैं. लेकिन हमें मालूम है कि जो फार्मूला है B.dl इज इक्वल टू μ0 टाइम्स टोटल करंट इनक्लोज्ड बाय द लूप. B.dl अगर मैं यहाँ के मैग्नेटिक फील्ड की बात करूँ तो यहाँ का dl लेंथ ले ले, तो टोटल लेंथ अगर मैं बोलूँ तो टोटल लेंथ हो जाएगा 2πr. यहाँ पर 2πr, r हमारा A/2 है, इज इक्वल टू μ0 टाइम्स टोटल करंट इनक्लोज्ड बाय दिस लूप. इस लूप ने कितना करंट इनक्लोज कर रखा है ये हमें मालूम नहीं, इसलिए हमने यहाँ पर I डैश लिख लिया. अब यहाँ पर I डैश कैलकुलेट कर सकते हैं. I डैश इज इक्वल टू करंट डेंसिटी ऑफ द वायर इनटू द एरिया ऑफ दिस लूप. करंट डेंसिटी को मैं लिख सकता हूँ I डिवाइडेड बाई टोटल एरिया, दैट इज πA² इनटू एरिया ऑफ दिस लूप क्या लिखा जा सकता है, πA² बाई 4. ध्यान से देखिए πA² से πA² कैंसिल. इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ दिस I डैश इज इक्वल टू I/4. इस इक्वेशन में अगर मैं I डैश की वैल्यू रख लूँ तो B इंटू 2πA डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू μ0 टाइम्स I डिवाइडेड बाई 4 ये लिखा जा सकता है. इसका मतलब यहाँ पर 2 से 2 यहाँ पर कैंसिल. इसका मतलब B इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ μ0 I डिवाइडेड बाई 4πA. ये अगर ध्यान से देखें एक इक्वेशन ये बना. अगर मैं यहाँ पर बोलूँ इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो इस पॉइंट पे फिर से मैग्नेटिक फील्ड निकालने हैं. इसके लिए फिर से हम लोग एक लूप ले लें, एम्पियर्स लूप, और फिर यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लिख लें. तो B डैश इंटू 2πr कितना हो जाएगा, 2π इंटू r हमारा 4A
इंटू म्यू नॉट इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स टोटल करंट इनक्लोज्ड, म्यू नॉट टाइम्स इस लूप ने टोटल करंट कितना इनक्लोज कर रखा है, दैट इज आई। इसका मतलब है बी डैश कैन बी रिटन एज, यहाँ पर क्या लिखा जा सकता है, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 8 पाई ए। अब इन दोनों का ही रेशियो निकालना था, बी डिवाइडेड बाई बी डैश। तो ध्यान से देखें, म्यू नॉट आई यहाँ पर भी है, म्यू नॉट आई यहाँ पर भी है, ये कैंसिल, पाई ए यहाँ पर भी, पाई ए यहाँ पर कैंसिल। इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ 8 डिवाइडेड बाई 4 एंड दिस विल बी 2:1. So which option is correct according to this? According to this, question number 2 का option B correct है। Let's go for the next question. Let's go for question number 3. The power dissipated across 4 ohm in watts in the circuit shown here is. यहाँ पर 4 ohm के across कितना पावर डिसिपेट हो रहा है ये आपसे पूछा गया है। तो थोड़ा सा अगर ध्यान से देखें, इस 4 ohm के across अगर करंट पता चल जाए तो आप पावर निकाल सकते हो IA²R। यहाँ 6 ohm एंड 3 ohm दोनों क्या है, पैरेलल में है, तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 2 ओम हो जाएगा, 6 × 3 डिवाइडेड बाई 6 + 3 2 ओम हो जाएगा। 2 ओम एंड 4 ओम किस में, सीरीज में, तो 2 + 4 कितना हो जाएगा, 6 ओम। यहाँ पर वोल्टेज कितना है, 18 वोल्ट, रेजिस्टेंस टोटल कितना हो गया, 6 ओम। सो करंट जो पास करेगी वो कितना हो जाएगा, 18 डिवाइडेड बाई 6, इसका मतलब है 3 एम्पियर। सो 4 ओम से जो करंट पास करेगी वो 3 एम्पियर पास करेगी। अब यहाँ पर अगर मैं बोलूँ कि पावर क्या होगा, पावर अक्रॉस 4 ओम रेजिस्टेंस इज इक्वल टू, मैं लिख सकता हूँ IA² × 4, आई हमारा कितना है 3 2 × 4 दैट इज 36 वाट। सो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन सी करेक्ट है। लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। Let's go for question number 4. In the circuit shown, the current through the 6 ohm resistor is 1 ampere. When the points P and M are connected to a DC voltage source, the potential difference between the points M and N is. यहाँ पर क्वेश्चन में बोला गया 6 ohm से जो करंट पास कर रही है 1 एम्पियर पास कर रही है, और आपसे पूछा गया M और N के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो कितना होगा। अगर यहाँ से पास होने वाला करंट अगर हमें मिल जाए तो इसके अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। अब थोड़ा सा यहाँ पर ऑब्जर्व करें, 6 ओम से जो करंट पास कर रही है वो 1 एम्पियर करंट पास कर रही है, इसका मतलब है 6 ओम के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा, जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो 6 वोल्ट होगा, 6 × 1 6 वोल्ट। अब ध्यान से देखें, ये 6 ओम और ये 3 ओम दोनों पैरेलल में है, इसका मतलब इसके अक्रॉस का वोल्टेज 6 वोल्ट है, इसके अक्रॉस का वोल्टेज भी 6 वोल्ट है। इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ P से लेकर M के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 6 वोल्ट है, ये 6 वोल्ट है। अब ध्यान से देखें, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट दोनों पैरेलल में है, इसका मतलब है इस सर्किट के थ्रू भी जाएं तो यहाँ का भी पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, 6 वोल्ट होगा। अगर यहाँ पर 6 वोल्ट, इसका मतलब इस पूरे एलिमेंट के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हमारा 6 वोल्ट है, 6 वोल्ट है। अगर मैं इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लूँ तो यहाँ से करंट मिल जाएगा। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकाले, दिस 2 ओम एंड दिस 2 ओम आर इन पैरेलल, तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, 2 × 2 डिवाइडेड बाई 2 + 2 दैट इज 1 ओम। यहाँ पर 1 ओम है और यहाँ पर 1 ओम है, ये दोनों किस में आ गए, हमारे सीरीज में। तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया, 2 ओम, और इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो कितना हमारा 6 वोल्ट। तो करंट कितना हो जाएगा, करंट पासिंग थ्रू 1 ओम इज व्हाट, 6 डिवाइडेड बाई 2, इसका मतलब है 3 एम्पियर। और हमसे पूछा गया था कि इसके अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। जब यहाँ से 3 एम्पियर करंट पास कर रही है तो मैं बोल सकता हूँ इसके अक्रॉस का वोल्टेज कितना हो जाएगा। वोल्टेज और पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टर्मिनल M एंड N इज इक्वल टू व्हाट, 3 current into resistance, that is 3 volt. So according to this, question number 4 का option B correct है। Let's go for the next question. Let's go for question number 5. The temperature at which the RMS speed of atoms in neon gas is equal to RMS speed of NH3 molecule at 17 degree Celsius. हमें पहले से मालूम है जो RMS स्पीड होती है वो RMS स्पीड कितनी होती है, √3RT डिवाइडेड बाई M। 3R यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट है, इसका मतलब RMS स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √T डिवाइडेड बाई M। और यहाँ पर बोला कि RMS स्पीड अगर सेम है, इसका मतलब T/M का रेशियो सेम होगा। टेम्परेचर ऑफ द नियोन गैस divided by molecular mass of neon gas is equal to temperature of NH3 molecule divided by molecular mass of NH3। आपको ये पूछा गया है, सारी वैल्यू यहाँ पर रख दे। टेम्परेचर ऑफ द नियोन गैस डिवाइडेड बाई मॉलिकुलर मास ऑफ नियोन गैस इज गिवन, दैट इज हाउ मच, दैट इज 20 इज इक्वल टू टेम्परेचर of NH3 molecule is given, that is 27 डिग्री सेल्सियस। इसको केल्विन में अगर कन्वर्ट करें 273 प्लस 17 डिग्री सेल्सियस, इसका मतलब है 290 डिवाइडेड बाई NH3 मॉलिकुलर मास ऑफ NH3 दैट इज 17। तो मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ टेम्परेचर
of neon gas is equal to what 290 divided by 17 into 20. इसे कैलकुलेट करें तो ये अप्रॉक्सीमेटली 17 1 टाइम्स 12, ये 70 अप्रॉक्सीमेटली 17 टाइम्स में into what 20, so approximately this will be 340 Kelvin. So according to this, which option is correct? Question number 5 का option B correct है. Let's go for the next question. A moving block having mass m collides with another stationary block having mass 2m. The lighter block comes to rest after collision. The value of coefficient of restitution will be. क्वेश्चन नंबर 6 की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर बोल दिया गया है कि एक लाइटर ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, एक दूसरा ऑब्जेक्ट है जिसका मास 2m है. लाइटर ऑब्जेक्ट सपोज मूव कर रही है u से, टकराने के बाद बोला गया जो लाइटर ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट पे आ गई, मतलब m की जो वेलोसिटी है वो 0 हो गई, ये रेस्ट पे आ गई. और जो 2m है ऑब्वियसली ये मूव कर रही होगी, तो मान लेते हैं 2m v से मूव कर रही है. हमें मालूम है कोलिजन के केस में मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन. तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ मोमेंटम बिफोर कोलिजन कितना है mu, मोमेंटम आफ्टर कोलिजन कितना, इसी के पास मोमेंटम है दैट इज 2m इंटू वी. m से m यहाँ पर कैंसिल, इसका मतलब v इज इक्वल टू मैं बोल सकता हूँ u डिवाइडेड बाई 2. अब कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या होता है? वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच. यहाँ पर अगर मैं बोलूँ तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या होगी? v माइनस 0, तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ v माइनस 0. वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितनी होगी? u माइनस 0, सो u माइनस 0, इसका मतलब v डिवाइडेड बाई u. v हमारा कितना है? u डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई u से u कैंसिल, दिस इज हाफ, इसका मतलब ये कितना हो जाएगा? 0.5. सो विच ऑप्शन इज करेक्ट? क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन ए करेक्ट है. Let's go for question number 7. Our 20 kg body is pushed horizontally with just enough force to start it moving across a floor, and the same force continues to act afterwards. The coefficient of static friction and kinetic friction are 0.7 and 0.6 respectively. The acceleration of the body is. Question number 7 की अगर मैं बात करूं तो question number 7 में एक ब्लॉक है जिसका मास बोल दिया गया है 20 kg है, इसका फ्रिक्शनल कोफिशिएंट दे दिया गया है 0.7 एंड 0.6. इसका लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स कितना होगा? लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू व्हाट? म्यू इनटू एन. म्यू हमारा कितना है? 0.7, और नॉर्मल हमारा कितना हो जाएगा? mg दैट इज 20 इंटू 10, एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट? 140 न्यूटन. बोला गया कि जस्ट इसे मूव किया गया, तो जस्ट इसे मूव किया गया इसका मतलब है लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स 140 न्यूटन है, तो एक्सटर्नल फोर्स दिया गया होगा 140 न्यूटन. जस्ट स्टार्ट किया गया. अब उसके बाद बोला गया जैसे ही ये स्टार्ट कर रही है, इसका मतलब ये मोशन में आ गई. अगर मोशन में आ गई तो कौन सा फ्रिक्शन लगता है? काइनेटिक फ्रिक्शन. तो काइनेटिक फ्रिक्शन यहाँ पर निकाल लें तो एक्सेलरेशन हमें मिल जाएगा. तो काइनेटिक फ्रिक्शन क्या हो जाएगा? म्यू के 0.6 इंटू नॉर्मल हमारा 200 दैट इज 120 न्यूटन. इसका मतलब काइनेटिक फ्रिक्शन हमें मालूम चल गया. 140 न्यूटन इज द फोर्स अप्लाइड ओवर दिस ऑब्जेक्ट, और अगर ये मोशन में है तो यहाँ पर जो फ्रिक्शन लगेगा दैट इज काइनेटिक फ्रिक्शन 120 न्यूटन. तो आपसे एक्सेलरेशन पूछा गया, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू व्हाट? ड्राइविंग फोर्स दैट इज 140 न्यूटन, अपोजिंग फोर्स दैट इज 120 डिवाइडेड बाय टोटल मास हमारा 20 है. सो 20 डिवाइडेड बाय 20 दिस इज 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. अकॉर्डिंग टू दिस विच ऑप्शन इज करेक्ट? क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन डी करेक्ट है. Let's go for question number 8. A block of mass m is moving with initial velocity u towards a stationary spring of a stiffness constant k attached to the wall as shown in the figure. Compression of the spring when the speed of the block reduces to half is. The friction between the block and the surface is negligible. यहाँ पर there is no friction, इसका मतलब है मैकेनिकल एनर्जी हमारी कंजर्व रहेगी. और क्वेश्चन में बोला गया जब इसकी स्पीड आधी हो जाएगी उस समय कंप्रेशन कितनी होगी. तो मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ इनिशियल एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल एनर्जी. इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी में सिर्फ काइनेटिक एनर्जी है, देयर इज नो पोटेंशियल एनर्जी, तो मैं बोल सकता हूँ काइनेटिक एनर्जी क्या लिखी जाएगी? हाफ mu². फाइनली जब इसकी आधी स्पीड हो जाएगी तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ mu² डिवाइडेड बाई 4 प्लस कुछ कंप्रेस कर गए, इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी होगा. पोटेंशियल एनर्जी क्या लिखी जाएगी? हाफ kx². थोड़ा सा ऑब्जर्व करें, हाफ से हाफ यहाँ पर कैंसिल. दिस इज mu², दिस इज mu² बाई 4. इसको इधर लेकर आ जाए तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ mu² माइनस mu² डिवाइडेड बाई 4 एंड दिस कैन बी kx². इसको कैलकुलेट करें सो दिस वन इज 3/4 mu² इज इक्वल टू व्हाट? kx². k को इधर लेकर आ जाएं तो x² इज इक्वल टू क्या लिखा जाएगा? 3m डिवाइडेड बाई 4k इंटू u². सो x इज इक्वल टू मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ u डिवाइडेड बाई 2 अंडर रूट 3m डिवाइडेड बाई k.
So this is the compression in the spring. So according to this, which option is correct? Option B is correct. Question number 8 का option B correct है. Let's go for question number 9. The ratio of acceleration for a hollow sphere rolling down an incline of angle theta without slipping and slipping down the incline without rolling is. Without slipping मतलब ये रोलिंग की बात की जा रही है, प्योर रोलिंग की बात की जा रही है. यहाँ पर अगर मैं बोलूँ कि प्योर रोलिंग के लिए जो एक्सेलरेशन होता है वो क्या होता है? एक्सेलरेशन विदाउट स्लिपिंग मतलब एक्सेलरेशन ड्यूरिंग रोलिंग कंडीशन इज व्हाट? जी साइन थीटा डिवाइडेड बाय गामा प्लस 1. अब ये गामा क्या होता है? होलो स्फीयर का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा सेंटर ऑफ मास के अबाउट, दैट इज 2/3 mr². इसमें ये जो 2/3 है, दिस 2/3 दिस कांस्टेंट इज गामा. सो ये गामा हम लोग यहाँ पर रख सकते हैं. नेक्स्ट इसमें बोला गया है स्लिपिंग डाउन द इंक्लाइन विदाउट रोलिंग मतलब सिर्फ स्लिप कर रही है, रोल नहीं कर रही है. तो उस केस में एक्सेलरेशन अगर मैं बोलूँ कि इंक्लाइन प्लेन पे अगर स्लिप कर रही है तो उसका जो एक्सेलरेशन होता है वो जी साइन थीटा होता है. अब इन दोनों का रेशियो पूछा गया, इसका मतलब a1 डिवाइडेड बाई a2. थोड़ा सा ऑब्जर्व करें, जी साइन थीटा से जी साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या? 1 डिवाइडेड बाई गामा प्लस 1. गामा की वैल्यू ऑलरेडी हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया है, दैट इज 2/3 प्लस 1. ये वैल्यू सॉल्व करें तो ये कितना हो जाएगा? 3 डिवाइडेड बाई 5. तो रेशियो कितना हो गया? 3:5. सो क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन सी करेक्ट है. लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर 10. In question number 10, a force of 200 Newton is applied on a block of mass 6 kg as shown in the figure. The coefficient of friction between the wall and the surface of the block is 1/4. The frictional force acting on the block is. क्वेश्चन नंबर 10 की अगर मैं बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 10 में यहाँ पर एक वॉल है, यहाँ पर एक ब्लॉक है. इस ब्लॉक का मास यहाँ पर 6 kg है. यहाँ पर 200 न्यूटन एंगल पे अप्लाई किया गया है. इस 200 न्यूटन का एक कंपोनेंट ये हो जाएगा, दैट इज 200 cos 30 डिग्री. 200 cos 30 डिग्री √3/2, तो ये कंपोनेंट हो जाएगा 100√3. 100√3 को मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ 173.2 न्यूटन. और एक कंपोनेंट ये हो जाएगा, दैट इज 200 sin 30. sin 30 हाफ होता है, इसका मतलब ये हो जाएगा 100 न्यूटन. ध्यान से देखिए, एक फोर्स नीचे की ओर लग रही है, दैट इज 60 न्यूटन. यहाँ पर एक कॉन्टेक्ट सरफेस है तो इस डायरेक्शन में एक नॉर्मल डेवलप होगा, दिस इज नॉर्मल. तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग ये पता कर लें कि लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स कितना डेवलप हो रहा है. तो लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स सभी को मालूम है, लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू म्यू इनटू नॉर्मल. थोड़ा सा अगर ऑब्जर्व करें तो ये ब्लॉक इस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मोशन में नहीं होगी. इसका मतलब है नॉर्मल इज इक्वल टू व्हाट? 100√3. और 100√3 हमारा कितना है? 173.2. म्यू की वैल्यू यहाँ पर दे दी गई है, दैट इज 1/4. 1/4 इंटू 173.2 एंड दिस कैन बी रिटन एज 43.3 न्यूटन. थोड़ा सा अगर ऑब्जर्व करें तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हमने जितने भी फोर्सेस थे वो हमने देख लिया, साथ में हमने लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स देख लिया. लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स इतना है. अब थोड़ा सा ऑब्जर्व करें वर्टिकल डायरेक्शन में जो फोर्सेस है, वर्टिकल डायरेक्शन में अपवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स है 100 न्यूटन है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स है 60 न्यूटन है. इसका मतलब ये ब्लॉक ऊपर की ओर जाना चाहेगी. ऊपर की ओर जाना चाहेगी तो ऊपर की ओर जो नेट एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है वो कितना? 100 - 60 दैट इज 40 न्यूटन. इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूँ इस ब्लॉक पे इस डायरेक्शन में जो एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है दैट इज 40 न्यूटन. लेकिन ये ब्लॉक तभी चलेगी, मूव करेगी जब इस पे जो एक्सटर्नल फोर्स है वो लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स से ज्यादा हो. यहाँ पर जो लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स है वो 43.3 न्यूटन है. इसका मतलब ये ब्लॉक नहीं चलेगी. अगर ये ब्लॉक नहीं चलेगी इसका मतलब है डाउनवर्ड डायरेक्शन में उतना ही फ्रिक्शन लगेगा, और फ्रिक्शन कितना लगेगा? 40 न्यूटन. गेटिंग माई पॉइंट? तो इसके अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया? क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन बी करेक्ट है. Let's go for question number 11. A person sitting on the ground floor of a building notices through the window of height 3.3 meter. A ball dropped from the roof of the building crosses the window in 0.2 second. What is the velocity of the ball when it is at the topmost point of the window? एक बिल्डिंग से एक बॉल को ड्रॉप किया गया. जब बॉल गिर रही थी तो एक विंडो जिसका हाइट 3.3 मीटर है, ये विंडो है, इस विंडो को बॉल क्रॉस कर रही है. मान लेते हैं जैसे टॉप पोजीशन पे जब थी तो इसकी वेलोसिटी u थी, यहाँ से जब गुजरी तो इसकी वेलोसिटी v थी. यहाँ से यहाँ तक जाने में जो टाइम लग रहा है दैट टाइम इज 0.2 सेकेंड. तो आपसे ये बोला गया ये u कितनी होगी. अब थोड़ा सा ध्यान से देखिए, जब ये गिर रही है तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है. यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के केस में s का
डिस्प्लेसमेंट का एक इक्वेशन लिखा जा सकता है, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाई 2 इनटू टाइम। इसका मतलब एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। डिस्प्लेसमेंट आपको दे दिया गया है, दैट इज 3.3 u प्लस v डिवाइडेड बाई 2 इनटू टाइम भी दे दिया गया, दैट इज 0.2। 2 से ये 0.1 टाइम में कैंसिल। यहाँ पर ध्यान से देखिए, डेसिमल से ये डेसिमल कैंसिल, मतलब मैं बोल सकता हूँ u प्लस v इज इक्वल टू 33। एक इक्वेशन ये बन गया। अब दूसरा इक्वेशन हम लोग यहाँ पर va स्क्वायर माइनस ua स्क्वायर इज इक्वल टू 2as के टर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं बोलूँ va स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, 2as। 2a हमारा कितना है 10, s कितना है हमारा, दैट इज 3.3। इसका मतलब ये कितना हो गया 66। v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ v माइनस यू इंटू वट, v प्लस यू इज इक्वल टू 66। v प्लस यू हमारा 33 है, इसका मतलब v माइनस यू इज इक्वल टू मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ 2। ये इक्वेशन हमारा 2 हो गया। अब इक्वेशन 1 एंड 2 को सॉल्व कर लें। इन दोनों को अगर मैंने ऐड कर दिया तो ध्यान से देखिए, u से u कैंसिल हो जाएगा, 2v इज इक्वल टू 35। सो 2v इज इक्वल टू 35, इसका मतलब v इज इक्वल टू 17.5। अगर v 17.5 है तो u पता चल गया, u यहाँ पर अगर v की वैल्यू रख दे 17.5 तो u की वैल्यू आ जाएगी 15.5। सो u इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 15.5 मीटर पर सेकेंड। सो अकॉर्डिंग टू दिस आपसे u ही पूछा गया था क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन सी करेक्ट है। लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर 12। द डायमेंशंस ऑफ mva स्क्वायर डिवाइडेड बाई t आर सेम एज। यहाँ पर इसका डायमेंशन बोला गया किसके बराबर है, तो mva स्क्वायर डिवाइडेड बाई t पहले सॉल्व कर लें। तो यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ दिस इज व्हाट, मास va स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ l स्क्वायर t टू द पावर -2 डिवाइडेड बाय कैपिटल T। थोड़ा सा अगर ध्यान से देखें, दिस इज एनर्जी, एनर्जी पर यूनिट टाइम इज नथिंग बट पावर। सो डायरेक्टली लिखा जा सकता है 12 का ऑप्शन सी करेक्ट है। लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर 13। In question number 13, the energy equivalent of 0.5 gram of a substance is। mass energy equivalence का फार्मूला यहाँ पर अप्लाई कर लें तो E इज इक्वल टू मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ mc स्क्वायर। m दे दिया गया 0.5 ग्राम, इसे kg में कन्वर्ट कर ले तो 0.5 इंटू 10 टू पावर -3 इंटू c स्क्वायर। c को मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ 3 इंटू 10 टू पावर 8, मतलब कितना 9 इंटू 10 टू द पावर 16। इसका मतलब ये कितना हो जाएगा 4.5 इंटू 10 टू द पावर 13 जूल। सो इसके अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, 13 का ऑप्शन सी करेक्ट है। लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। In question number 14, what happens to the mass number and atomic number of an element when it emits gamma radiation? जब भी gamma radiation होता है तो mass number और atomic number में कोई change नहीं आता है। तो इसके अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ध्यान से देखें, mass number and atomic number remain unchanged। क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन बी करेक्ट है। Let's go for the next question. Question number 15. A radioactive nucleus X undergoes a spontaneous decay in the sequence X to B, B to C, C to D, where Z is the atomic number of the X element. The possible decay particles in the sequence are। तो ध्यान से देखें, यहाँ Z से Z-1 हो गया, इसका मतलब है यहाँ पर एटॉमिक नंबर 1 रिड्यूस हो गया। एटॉमिक नंबर अगर 1 रिड्यूस हो गया मतलब बीटा प्लस डीके हुआ होगा। अगर मैं यहाँ पर बोलूँ यहाँ Z-1 से Z-3 हो गया, इसका मतलब है एटॉमिक नंबर में 2 का रिडक्शन आया, इसका मतलब यहाँ पर अल्फा डीके हुआ होगा। तो यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ अल्फा डीके। Z-3 से Z-2 हो गया, इसका मतलब यहाँ पर बीटा माइनस डीके हुआ होगा। तो इसके अकॉर्डिंग डायरेक्टली मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन सी करेक्ट है। Let's go for question number 16. For a p-type semiconductor, which of the following statement is true? अब यहाँ पर ऑप्शन दिया गया, इस ऑप्शन को पढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉन्स आर द मेजॉरिटी कैरियर्स एंड ट्राईवैलेंट एटम्स आर द डोपेंट्स। नहीं, पी टाइप सेमीकंडक्टर में होल्स आर द मेजॉरिटी कैरियर्स एंड ट्राईवैलेंट एटम्स आर डोपेंट्स। क्लियर है? सो ध्यान से देखिए, बी ऑप्शन ऐसा ही कुछ है, होल्स आर द मेजॉरिटी कैरियर्स एंड द ट्राईवैलेंट एटम्स आर द डोपेंट्स। डोपेंट्स मतलब इम्प्यूरिटीज। सो क्वेश्चन नंबर 16 का बी करेक्ट है। Let's go for the next question. Let's go for question number 17. A long wire carrying a steady current is bent into a circular loop of 2 turns. The magnetic field at the center of the loop is B. It is then bent into a circular coil of n turns. The magnetic field at the center of the coil of n turns will be। आपसे यहाँ पर बोला गया कि जब इसे 2 लूप्स में कन्वर्ट कर दिया गया एक वायर को, तो मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे B है। जब इसे n नंबर ऑफ टर्न्स में अगर कन्वर्ट कर दिया गया तो मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे कितनी होगी। आपसे क्वेश्चन में ये बोला गया, एक वायर है, इस वायर का लेंथ मैंने बोल दिया L। पहले केस में
यहाँ पर 2 लूप्स डेवलप हुए और सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हमारा बी है। अगर मैं बोलूँ इसका रेडियस, अगर मैं इसका रेडियस बोलूँ आर है, तो मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ एक लूप का जो लेंथ होगा वो कितना हो जाएगा 2 पाई आर। तो 2 लूप है तो यहाँ पर जो लेंथ हो जाएगा वो कितना होगा 4 पाई आर। इसका मतलब मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ L इज इक्वल टू वट 4 पाई आर। सो R इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ L डिवाइडेड बाई 4 पाई। क्लियर है। अब इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड की बात करूँ तो मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर विल बी इक्वल टू व्हाट, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2r। सो म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2r। अगर मैं r की बात करूँ तो r कितना है, l डिवाइडेड बाई 4 पाई। और कितने टर्न्स थे, 2 टर्न है तो यहाँ पर 2 लिख सकते हैं। तो थोड़ा सा अगर ऑब्जर्व करें तो ये हमारा 2 से 2 कैंसिल हो गया हमारा। अब मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ 4 पाई इंटू म्यू नॉट इंटू आई डिवाइडेड बाई व्हाट, L। सो मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ये इतना हो गया पहले वाले केस के लिए। लेकिन अगर इसे n नंबर ऑफ टर्न्स दे दिया गया, n नंबर ऑफ टर्न्स मान लिया जाए, यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न्स हमारा n है, तो मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ जो लेंथ होगी वो 2 पाई r इंटू n हो जाएगी। सो n इंटू वट 2 पाई r, और यहाँ पर जो r है उसे मैंने r डैश बोल दिया। सो r डैश इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ L डिवाइडेड बाई 2 पाई n, ये लिखा जा सकता है। अब मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर, फिर से वही चीज़, मैग्नेटिक फील्ड इस केस में b डैश मान लूँ। सो b डैश इज इक्वल टू मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2r, 2 इंटू आर, यहाँ पर जो r है वो r डैश है, L डिवाइडेड बाई 2 पाई n, और साथ में यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न्स हमारा कितना है, n है। तो ध्यान से देखें 2 से 2 यहाँ पर कैंसिल, तो मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ पाई n स्क्वायर इंटू म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई l, ये हमारा b डैश हो गया। और हमें b डैश ही पूछा गया था b के टर्म में। सो b डैश डिवाइडेड बाई b पहले कैलकुलेट कर लें। तो b डैश और b में क्या क्या कॉमन है वो कैंसिल आउट हो जाएगी। पाई म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई l, पाई म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई l, ये तो कैंसिल हो जाएगी। तो यहाँ पर b डैश में एक टर्म हमारा n स्क्वायर है और यहाँ पर b में एक टर्म हमारा बच गया 4। इसका मतलब b डैश इज इक्वल टू मैं बोल सकता हूँ n स्क्वायर b डिवाइडेड बाई 4। सो इसके अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन बी करेक्ट है। लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। A thin conducting ring of radius r is given a charge plus q. The electric field at the center O of the ring due to charge on the part BACD of the ring is E. यहाँ पर बोला गया इस वाले पार्ट की वजह से, BACD वाले पार्ट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो E है। The electric field at the center due to the charge on the part BKD of the ring. BKD की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कितनी होगी। पहली बात तो आप सभी को मालूम होना चाहिए कि अगर यूनिफॉर्मली चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है रिंग पे तो सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, 0 होती है। तो अगर मैं बोलूँ BACD की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, ध्यान से देखो वो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे होगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है तो सेंटर से अवे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसा होगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। मतलब यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ BACD की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो E होगी अलोंग OK। अब हमें मालूम है पूरे रिंग की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो 0 है। इसका मतलब है इस BKD की वजह से भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो E होगी और इसके अपोजिट डायरेक्शन में होगी, तभी तो कैंसल आउट होगी। तो BKD की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो E होगी, लेकिन KO के अलोंग होगी अपोजिट डायरेक्शन में। सो इसके अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, क्वेश्चन नंबर 18 का A करेक्ट है। Let's go for the next question. In question number 19, the variation of applied potential and current flowing through a given wire is as shown in the figure. The length of the wire is 50 cm and the diameter of the wire is measured to be 0.2 cm. The resistivity of the wire is given near to. यहाँ पर आपसे रेजिस्टिविटी पूछा गया, साथ में यहाँ पर VI कैरेक्टरिस्टिक भी दे दिया गया। तो हमें ये मालूम है अगर ये करंट है और ये हमारा वोल्टेज है, यहाँ पर दे दिया गया ये एंगल हमारा 53 डिग्री है, तो जो स्लोप है, स्लोप हमारा क्या हो जाएगा V डिवाइडेड बाई I, और स्लोप ही तो हमारा tan थीटा होता है। इसका मतलब मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ V डिवाइडेड बाई I इज नथिंग बट रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस इज इक्वल टू tan 53 डिग्री। tan 53 डिग्री कितना हो जाएगा, 4 डिवाइडेड बाई 3 ओम। रेजिस्टेंस हमें मालूम है, रेजिस्टिविटी हमें निकालना है। रेजिस्टेंस इज इक्वल टू होता है रो L डिवाइडेड बाई A। सो रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू RA डिवाइडेड बाई L। रेजिस्टेंस हमने कैलकुलेट कर लिया, दैट इज 4/3। एरिया यहाँ पर ध्यान से देखिए, जो डायमीटर दिया हुआ है वो डायमीटर कितना है, 0.2 सेंटीमीटर। 0.2 सेंटीमीटर को मैं बोल सकता हूँ 2 इंटू 10⁻³ मीटर डायमीटर दिया हुआ है। तो एरिया कितना हो जाएगा, πd² बाई 4। सो मैं लिख सकता हूँ πd²।
2 इंटू 10 टू द पावर -3 का होल स्क्वायर, इसका मतलब है 4 इंटू 10 टू द पावर -6 डिवाइडेड बाई पाई डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 इंटू एल अगर ध्यान से देखें तो 50 सेंटीमीटर मतलब 0.5। तो अगर कैलकुलेट करें तो ध्यान से देखें ये कितना हो जाएगा 2 से ये 2 टाइम में कैंसिल, ये 3 है और ये पाई है। ध्यान से देखिए क्वेश्चन में आपसे बोला गया है जो वैल्यू देना है नियर टू, तो एग्जैक्ट वैल्यू कैलकुलेट नहीं करना। तो यहाँ 3 है और ये पाई जो होती है वो 3.14 होती है, तो अप्रॉक्सीमेटली ये कैंसिल होगी। 2 इंटू 4 इंटू 10 टू द पावर -6, तो अप्रॉक्सीमेट जो वैल्यू हो गई 8 इंटू 10 टू द पावर -6। और रेजिस्टिविटी की यूनिट आप लोगों को मालूम है ओम मीटर होती है। सो इसके अकॉर्डिंग विच ऑप्शन इज करेक्ट? क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन सी करेक्ट है। लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर 20। Match column 1 and column 2 and choose the correct match from the given choices. Root mean square speed of the molecule under root 3RT divided by m और under root 3KT divided by m. So A Q के साथ मैच हो रहा है. So A is Q. Pressure exerted by ideal gas. B Q 1/3 rho V square. Average kinetic energy of a molecule 3/2 KT. वन मॉलिक्यूल का जो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू होती है दैट इज 3/2 KT. टोटल इंटरनल एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ ए मोनोएटॉमिक गैस इज व्हाट 3/2 RT. सो आपको सारा ऑप्शन दिख रहा है, ए का Q, बी का P, सी का S और डी का R. तो यहाँ पर ध्यान से देखिए ए का Q, बी का P, सी का S एंड डी का R. सो इसके अकॉर्डिंग अगर देखें तो 20 का ऑप्शन सी करेक्ट है. लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन. Let's go for question number 21. An ideal gas follows a process described by the equation P square V is equal to constant from the initial to final state where C is constant. Then which of the following option is correct? यहाँ पर जो प्रोसेस का इक्वेशन दिया गया है वो दे दिया गया है P square V is equal to constant. मतलब मैं बोल सकता हूँ P square is directly proportional to 1 divided by V. इसका ये मतलब है कि अगर वॉल्यूम बढ़ाओगे तो प्रेशर घट जाएगी, ये तो क्लियर है. और हमें एक चीज और मालूम है PV इज इक्वल टू क्या होता है nRT. इसका मतलब मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ जो V है उसे लिखा जा सकता है nRT डिवाइडेड बाई P. इस V को अगर मैं इस इक्वेशन में रख दूँ तो मैं लिख सकता हूँ P स्क्वायर इंटू V दैट इज nRT डिवाइडेड बाई P इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट. P से P कैंसल, मतलब मैं बोल सकता हूँ P इंटू T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सम कॉन्स्टेंट C डैश. इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. तो ध्यान से देखिए अगर वॉल्यूम बढ़ाते हैं तो प्रेशर घट जाएगी और प्रेशर अगर घट गई तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा. इसका मतलब वॉल्यूम बढ़ेगी तो टेम्परेचर बढ़ेगी, वॉल्यूम बढ़ेगी तो प्रेशर घटेगी, टेम्परेचर बढ़ेगी तो प्रेशर घटेगी. तो ध्यान से देखिए वॉल्यूम बढ़ेगी तो टेम्परेचर भी बढ़ेगी. तो यहाँ पर अगर कुछ ऐसा दिख रहा है तो ध्यान से देखें प्रेशर P1 इज ग्रेटर देन P2 देन T1 इज ग्रेटर देन T2. नहीं, प्रेशर अगर बढ़ रही है तो टेम्परेचर घट रही है. V2 इज ग्रेटर देन V1 देन T2 इज ग्रेटर देन T1. हाँ ये सही है कि अगर फाइनल वॉल्यूम इनिशियल वॉल्यूम से ज्यादा है इसका मतलब फाइनल टेम्परेचर इनिशियल टेम्परेचर से ज्यादा होगा. क्लियर है? सो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन बी करेक्ट है. Let's go for the next question. Let's go for question number 22. A source of unknown frequency gives 4 bits per second when sounded with a source of known frequency 500 Hz. यहाँ पर बोला गया एक unknown frequency that is f. जब इसे 500 Hz के साथ साउंड किया गया तो जो बीट्स मिल रही है वो बीट्स कितना मिल रही है? बीट्स जो मिल रही है वो 4 Hz का आ रहा है. 4 बीट्स पर सेकेंड 4 हर्ट्ज का आ रहा है. इसका मतलब है इसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी या तो होगी 496 हर्ट्ज क्योंकि डिफरेंस होना चाहिए 4 हर्ट्ज का, या होना चाहिए 504 हर्ट्ज. ये तो कंफर्म है. अब बोला गया द थर्ड हार्मोनिक ऑफ द सोर्स ऑफ अननोन फ्रीक्वेंसी, मतलब इसका थर्ड हार्मोनिक दैट इज 3f. अननोन फ्रीक्वेंसी गिव्स 2 बीट्स पर सेकेंड व्हेन साउंडेड विद ए सोर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी 1510 हर्ट्ज. मतलब अगर 1510 हर्ट्ज के साथ इसे साउंड किया गया तो जो बीट फ्रीक्वेंसी है वो 2 है, 2 हर्ट्ज. इसका मतलब है इसकी फ्रीक्वेंसी या तो 1508 होना चाहिए या 1512. तो ध्यान से देखिए f अगर 504 मानते हैं तो 500 को 3 से अगर मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं तो ये हो जाएगा 1512 और ये 1510. तो ऑब्वियसली अगर ध्यान से देखें तो इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा? 2 हर्ट्ज. मतलब ये मैच कर रही है, ये तब मैच कर रही है जब फ्रीक्वेंसी आपने क्या कंसिडर कर लिया? 504 हर्ट्ज. इसका मतलब है आंसर हमारा क्या हो जाएगा? अननोन फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 504 हर्ट्ज. सो इसके अकॉर्डिंग 22 का ऑप्शन बी करेक्ट है. लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन.
Question number 23. The force displacement graph of a particle moving in a straight line is as shown in the figure. The work done by the force for the displacement x is equal to 2d to x is equal to 4d will be. ABC is a semi ellipse. यहाँ पर बोला गया 2d से लेकर 4d के बीच में वर्क डन बाय फोर्स कितना है, और साथ में ये भी बोला गया ये जो ABC आप जो देख रहे हो ये सेमी एलिप्स है। तो अगर मैं यहाँ पर बोलूँ कि 2D से 4D के बीच में अगर वर्क डन निकालना है तो 2D से 4D के बीच का एरिया कैलकुलेट कर लो। तो थोड़ा सा अगर ऑब्जर्व करें तो B से लेकर C तक ये वाला जो पार्ट है ये एलिप्स का 1/4 पार्ट है। तो एलिप्स का जो एरिया होता है दैट इज पाई ए बी, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा पाई ए बी डिवाइडेड बाई 4, और इसका एरिया कैलकुलेट कर लो और दोनों को ऐड कर दो, वही हमारा आंसर हो जाएगा, दैट विल बी द वर्क डन। तो अगर मैं वर्क डन निकालने जाऊं तो वर्क डन क्या हो जाएगा पाई ए बी डिवाइडेड बाई 4। सो पाई ए, अगर मैं ए की बात कर लूँ तो ये हो जाएगा 2D से 3D मतलब कितना हो जाएगा D ए के जगह पर। B की अगर मैं बात कर लूँ तो B हमारा ये, तो ये कितना हो जाएगा 2F0 डिवाइडेड बाई 4 पाई ए बी बाई 4 प्लस इस पूरे पार्ट का एरिया कैलकुलेट कर लें। इस पूरे पार्ट का एरिया क्या होगा, ध्यान से देखें, लेंथ हमारा कितना हो जाएगा 2D और ये वाली हाइट कितनी हो जाएगी 3F0, मतलब ये कितना हो जाएगा 2D इंटू 3F0 मतलब 6F0 इंटू D। अब यहाँ से कॉमन ले ले, F0 इंटू D अगर मैं कॉमन ले लूँ तो यहाँ पर क्या बच जाएगा पाई डिवाइडेड बाई 2 और यहाँ पर क्या बच जाएगा 6, इसका मतलब वर्क डन हमारा इतना हो गया। सो अकॉर्डिंग टू दिस विच ऑप्शन इज करेक्ट? क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन सी करेक्ट है। लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। Let's go for question number 24. An object flying in air with velocity 20 I cap, 25 J cap, minus 12 K cap suddenly breaks into two pieces whose masses are in the ratio 1:3. The smaller mass flies off with velocity 100 I cap plus 35 J cap plus 8 K cap. The velocity of the larger piece will be. एक ऑब्जेक्ट है जिसकी वेलोसिटी दे दी गई है, मान लेते हैं इसकी वेलोसिटी जो दी गई है वो कितनी है 20 I cap प्लस 25 J cap माइनस 12 K cap। अब ये बोला गया ये दो पार्ट में डिवाइड हो गई 1:3 के रेशियो में, तो 1:3 के रेशियो में डिवाइड हो गई तो मैं इसे मान लूँ 1 kg का है और ये कितने kg का हो गया 3 kg का हो गया। 1 kg का वेलोसिटी दे दिया गया है तो 3 kg का वेलोसिटी आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर क्या है मोमेंटम कंजर्व कर लें, तो इनिशियल मोमेंटम बिफोर ब्रेकिंग इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम आफ्टर ब्रेकिंग। तो इनिशियल मोमेंटम कितना हो गया, टोटल मास हमारा कितना 4, तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ 4 इंटू 20 I cap प्लस 25 J cap माइनस 12 K cap इज इक्वल टू जो लाइटर मास है वो कितने इतने वेलोसिटी से फ्लाई कर रही है, तो लाइटर मास 1 kg का है इनटू इसकी जो वेलोसिटी है दैट इज 100 I cap प्लस 35 J cap प्लस 8 K cap। और आपसे बोला गया जो हेवियर ऑब्जेक्ट है, जो हेवियर पार्ट है उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, उसकी वेलोसिटी को v मान लें और उसका मास कितना है 3। अब यहाँ पर कैलकुलेट कर लें, ये कितना हो गया 80 I cap, यहाँ से 100 I cap इधर आ गया तो ये कितना हो गया माइनस 20 I cap, ये 100 J cap इधर से 35 J cap इधर आ गया तो ये कितना हो गया 65 J cap, ये माइनस 48 K cap और इधर से 8 K cap इधर आ गया माइनस 48 माइनस 8 दैट इज माइनस 56 K cap इज इक्वल टू 3v। सो v सिंपली लिखा जा सकता है, v इज इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है माइनस 20 I cap प्लस 65 J cap माइनस 56 K cap डिवाइडेड बाई व्हाट 3। ये हमारा आंसर हो गया। सो इसके अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन डी करेक्ट है। Let's go for the next question. Let's go for question number 25. A circular platform is mounted on a frictionless vertical axle. Its radius r is equal to 1 meter. Its moment of inertia about the axle is 100 kg meter square. It is initially at rest. A 50 kg man stands on the edge of the platform and begins to walk along the edge at the speed of 2 meter per second relative to the ground. Time taken by the man to complete one revolution is. क्वेश्चन में ये बोला गया एक सर्कुलर प्लेटफॉर्म है, ध्यान से देखिए, और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया दे दिया गया है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया दे दिया गया 100 kg मीटर स्क्वायर, इसका रेडियस भी दे दिया गया और रेडियस दे दिया गया 1 मीटर। बोला गया इस प्लेटफॉर्म पे, इस प्लेटफॉर्म का टॉप व्यू मैंने यहाँ पर बना लिया है। यहाँ पर एक इंसान है जो मैं इस ऐसे शो कर रहा हूँ, ये इंसान 50 kg का है और बोला जा रहा है ग्राउंड के रेस्पेक्ट में ये 2 मीटर पर सेकेंड से इधर जा रहा है। अगर ये ग्राउंड के रेस्पेक्ट में ये 2 मीटर पर सेकेंड से ऐसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो डिस्क घूमेगी इस डायरेक्शन में ओमेगा रेडियन पर सेकेंड से, तो डिस्क का ये वाला जो पॉइंट होगा वो वाला पॉइंट इस डायरेक्शन में घूमेगा।
ये वाला पॉइंट, इसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन ये होगा, इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी ओमेगा इंटू आर, रेडियस कितनी है 1 है, तो इसकी वेलोसिटी हो गई ओमेगा रेडियन पर सेकेंड या ओमेगा मीटर पर सेकेंड, क्योंकि रेडियस की वैल्यू हमने यहाँ पर रख दिया। अब थोड़ा सा अगर ऑब्जर्व करें तो यहाँ पर बोला गया ये इंसान एक कंप्लीट रोटेशन को कंप्लीट करने में कितना टाइम ले रहा है, तो हमें टाइम पता करना है। तो टाइम पता करने के लिए हम लोग क्या कर लें, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। तो स्पीड के लिए हम लोग क्या कर लें, डिस्क को रोक देते हैं। अगर मैं डिस्क को रोक दूं तो डिस्क को रोकने के लिए ध्यान से देखिए इस डायरेक्शन में ओमेगा वेलोसिटी देना पड़ेगा ताकि ये रुक जाए। अगर मैं डिस्क को रोक दूं तो इसे भी देना पड़ेगा ओमेगा वेलोसिटी। इसका मतलब अगर मैं डिस्क को रेस्ट पे ले आता हूँ, थोड़ा सा ऑब्जर्व करें, अगर मैं डिस्क को रेस्ट पे ले आता हूँ इसका मतलब है इस इंसान के पास डिस्क के रेस्पेक्ट में कितनी वेलोसिटी हो जाएगी 2 प्लस ओमेगा, क्योंकि ध्यान से देखिए रेस्ट पे लाने के लिए ओमेगा इधर देना पड़ेगा, मतलब ओमेगा मीटर पर सेकंड इधर देना पड़ेगा। इसका मतलब है इसकी स्पीड हो जाएगी 2 प्लस ओमेगा। अब यहाँ पर जो डिस्क है वो रेस्ट पे है। अब ध्यान से देखिए यहाँ से यहाँ तक जाना है तो इसे टाइम जो लगेगा वो टाइम क्या लगेगा 2 पाई आर टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाई स्पीड, 2 पाई आर और आर कितना है 1 मीटर है, डिवाइडेड बाई स्पीड कितना हो जाएगा 2 प्लस ओमेगा। अब थोड़ा सा अगर ऑब्जर्व करें तो हमें टाइम निकालना है, टाइम निकालने के लिए मुझे ओमेगा चाहिए। अब ओमेगा कैसे कैलकुलेट करें, हमें मालूम है, ध्यान से देखें कि अगर इस एज पे अगर कोई इंसान चल रहा है तो नेट टॉर्क अबाउट दिस एक्सेल इज इक्वल टू 0। नेट टॉर्क अगर किसी भी पॉइंट के अबाउट 0 है तो उस पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम हमारा कंजर्व होगा। तो ध्यान से देखें इस इंसान का एंगुलर मोमेंटम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ऐसे अगर मैं बोलूं एंगुलर मोमेंटम बाहर की ओर और इस डिस्क का जो एंगुलर मोमेंटम है अंदर की ओर, और हमें मालूम है नेट एंगुलर मोमेंटम अबाउट दिस पॉइंट विल बी 0, क्योंकि इनिशियली हमारी 0 थी। सो एंगुलर मोमेंटम ऑफ इंसान, एंगुलर मोमेंटम ऑफ द मैन मस्ट बी इक्वल टू एंगुलर मोमेंटम ऑफ द डिस्क अबाउट दिस पॉइंट। तो मैन को एक पार्टिकल की तरह ट्रीट कर लें तो एंगुलर मोमेंटम पार्टिकल का क्या होता है mvr। तो ध्यान से देखिए स्पीड का, वेलोसिटी का डायरेक्शन ये, मास ये, रेडियस का डायरेक्शन ये, v और r के बीच का एंगल कितना है 90 डिग्री है। तो मैं डायरेक्टली यहाँ पर mvr लिख सकता हूँ, दैट इज 50 इंटू स्पीड 2 इंटू रेडियस हमारा कितना है 1, mvr इज इक्वल टू आई ओमेगा। अगर मैं I की बात करूं तो I की बात करूं तो इस डिस्क का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो कितना है हमारा 100 है, और इसका ओमेगा हमने माना है, इसका मतलब 100 से ये 100 कैंसिल, सो ओमेगा इज इक्वल टू हाउ मच 1 रेडियन पर सेकेंड। इसका ये मतलब है कि अगर मैं ओमेगा की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दूं तो टाइम मिल जाएगा। तो टाइम इज इक्वल टू क्या लिखा जाए 2 पाई डिवाइडेड बाई 3 सेकेंड। दिस मच टाइम इज रिक्वायर्ड बाय द मैन टू कंप्लीट 1 साइकिल। सो अकॉर्डिंग टू दिस विच ऑप्शन इज करेक्ट? क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन ए करेक्ट है। लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 26. Two small spherical metal balls having equal masses are made from materials of densities ρ1 and ρ2. ρ1 is equal to 8 times ρ2 and have radii of 1 mm and 2 mm respectively. They are made to fall vertically from rest in a viscous medium whose coefficient of viscosity equals n eta and whose density is 0.1 ρ2. The ratio of their terminal velocity would be. यहाँ पर टर्मिनल वेलोसिटी का रेशियो बोला गया है, तो टर्मिनल वेलोसिटी का पहले मैं फार्मूला लिख लूँ। टर्मिनल वेलोसिटी का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है 2r स्क्वायर इंटू जी इंटू रो माइनस सिग्मा डिवाइडेड बाय 9 ईटा। अब जो यहाँ पर कांस्टेंट है उसे तो आप कांस्टेंट हटा दें, हमें रेशियो निकालना है तो वो तो कैंसल आउट हो जाएगा। तो ध्यान से देखें 2g 9 ईटा, ईटा दोनों के लिए सेम है, तो 2g 9 ईटा ये कांस्टेंट है। इसका मतलब है टर्मिनल वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर इंटू रो माइनस सिग्मा। अब यहाँ पर दो बॉल दिया गया है, दोनों का टर्मिनल वेलोसिटी का रेशियो चाहिए। सो v1 डिवाइडेड बाई v2 इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ r1 डिवाइडेड बाई r2 का होल स्क्वायर इंटू यहाँ पर लिखा जा सकता है, ध्यान से देखे ρ1 माइनस ये जो है ये लिक्विड की डेंसिटी है, तो इसे मैं लिख लूँ ρ1 माइनस सिग्मा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, लिक्विड तो वही रहेगी, ρ2 माइनस सिग्मा। अब थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान से देखिए R1 और R2 दे दिया गया है, दैट इज 1 मिलीमीटर एंड 2 मिलीमीटर, तो 1/2 का रेशियो मतलब कितना हो जाएगा 1/4 इंटू ρ1 और ρ2 ध्यान से देखें ρ2 के टर्म में ले लें, ρ1 इज इक्वल टू 8 ρ2, तो मैं यहाँ पर लिख लूँ 8 ρ2 माइनस जो सिग्मा है, सिग्मा ऑफ डेंसिटी ऑफ द लिक्विड दे दिया गया है, दैट इज 0.1 ρ2, तो 0.1 ρ2 डिवाइडेड बाई ρ2 को ρ2 ही रहने दे क्योंकि कैंसल आउट किया जा सकता है, माइनस 0.1 ρ2। अब थोड़ा सा ध्यान से देखें यहाँ पर ρ2 कॉमन लेकर कैंसल आउट, 8 माइनस 0.1 दैट इज 7.9
1 minus 0.1 that is 0.9, 0.9 into 4 that is 3.6, 7.9 divided by 3.6, इसका मतलब है 79 divided by 36। इसके अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया? लेट्स गो फॉर द ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन क्या बोल रहा है? ऑप्शन 79 डिवाइडेड बाई 36 मतलब क्या हो गया? क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन डी करेक्ट है। Let's go for question number 27. In the diagram shown, the normal reaction force between 2 kg and 3 kg is। यहाँ पर एक इंक्लाइन प्लेन दे दिया गया जो सरफेस हमारा स्मूथ है। यहाँ पर 2 kg और 3 kg के बीच में नॉर्मल रिएक्शन बोला गया। तो सबसे पहले ये पता कर लें कि इनका एक्सेलरेशन कितना होगा और किस डायरेक्शन में होगा। तो थोड़ा सा अगर ऑब्जर्व करें तो 2 kg, 3 kg एंड 1 kg को एक पूरा सिस्टम मान लें। तो ध्यान से देखें ये कितना 6 kg हो गया। यहाँ पर इस डायरेक्शन में 60 न्यूटन फोर्स लग रहा है, इस डायरेक्शन में 18 न्यूटन फोर्स लग रहा है। तो मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ कि अगर ये टोटल अगर मैं 6 kg मान लूँ, इधर लग रहा है कितना 60 न्यूटन फोर्स, इधर कितना लग रहा है 18 न्यूटन फोर्स लग रहा है, और ये एंगल दे दिया गया है, दिस एंगल इज 30 डिग्री। तो इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगा दैट इज mg sin थीटा। mg sin थीटा मतलब 60 इंटू साइन 30 दैट इज हाफ, और दिस विल बी इक्वल टू व्हाट 30 न्यूटन। अब ध्यान से देखें इस डायरेक्शन में अलोंग द प्लेन इन डाउनवर्ड डायरेक्शन 30 प्लस 18 48 न्यूटन, अपवर्ड डायरेक्शन में 60 न्यूटन लग रहा है, मतलब ये ब्लॉक इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट करेगी। सो एक्सेलरेशन कितना हो गया 60 माइनस 48 डिवाइडेड बाई मास, और मास हमारा 6 है, इसका मतलब ये हो गया हमारा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब एक्सेलरेशन हमने निकाल लिया, इसका मतलब पूरा का पूरा सिस्टम अपवर्ड डायरेक्शन में जा रही है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। हमें 3 kg और 2 kg के बीच में नॉर्मल निकालना है, तो 3 kg का फ्री बॉडी डायग्राम बना ले। तो अगर मैं 3 kg का फ्री बॉडी डायग्राम बना लूँ तो 3 kg पे जो जो फोर्सेस है उसे ड्रॉ कर ले। तो ध्यान से देखें 3 kg पे इधर जो फोर्स लग रहा है दैट इज 60 न्यूटन। 3 kg की वजह से इस डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा होगा mg sin थीटा, दैट इज हाउ मच mg मतलब 30 इंटू साइन थीटा, साइन 30 मतलब ये कितना हो जाएगा 15 न्यूटन, और साथ में 2 kg 3 kg पे एक नॉर्मल रिएक्शन लगा रही होगी इस डायरेक्शन में, दिस इज द नॉर्मल रिएक्शन। लेकिन ये ब्लॉक किधर जा रही है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ऊपर जा रही है, ये लिख सकते हैं। अब यहाँ पर ध्यान से देखें, मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। 60 माइनस नॉर्मल माइनस 15 इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ 60 माइनस 15 प्लस नॉर्मल इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन दैट इज 3 इंटू 2। यहाँ पर कितना हो जाएगा 45 माइनस नॉर्मल इज इक्वल टू 6, इसका मतलब है नॉर्मल इज इक्वल टू हाउ मच 39 न्यूटन। So which option is correct? According to this question number 27 का option B correct है। Let's go for the next question. Let's go for question number 28. A photoelectric surface is illuminated successively by monochromatic light of wavelength lambda and lambda by 2. If the maximum kinetic energy of the emitted photoelectrons in the second case is 3 times that in the first case, the work function of the surface of the material is। Material हमारा same है, लेकिन यहाँ पर 2 फोटोन लिए गए हैं, एक का वेवलेंथ हमारा लेमडा है, दूसरे का वेवलेंथ हमारा लेमडा बाई 2 है, और दोनों के केस में काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन दे दिया गया है। तो सेकेंड केस में जो काइनेटिक एनर्जी है वो फर्स्ट केस के काइनेटिक एनर्जी का 3 टाइम्स है, मतलब मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का 3 टाइम्स है। मैं यहाँ पर फार्मूला लिख लूँ, एनर्जी ऑफ फोटोन SC बाई लेमडा पहले केस के लिए जब वेवलेंथ हमारा लेमडा है इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी K1। दूसरे कंडीशन में जो वेवलेंथ है वो लेमडा बाई 2 है, तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ SC डिवाइडेड बाई लेमडा बाई 2 मतलब 2SC डिवाइडेड बाई लेमडा इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस K2 सेकेंड केस के लिए। अब मैं यहाँ पर ध्यान से देखें इस इक्वेशन 1 में अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो यहाँ पर 3 हो जाएगा, यहाँ पर 3 5 हो जाएगा, और यहाँ पर 3 K1 हो जाएगा। अब हमें मालूम है 3 K1 इज इक्वल टू K2, अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दें। सो 3 K1 से 3 ये K2 कैंसिल आउट हो जाएगा। 3 5 माइनस 5 कितना हो जाएगा 2 5, 3 SC बाई लेमडा माइनस 2 SC बाई लेमडा, मतलब ये कितना हो जाएगा SC डिवाइडेड बाई लेमडा इज इक्वल टू 2 5। सो 5 इज इक्वल टू मैं यहाँ पर क्या बोल सकता हूँ SC डिवाइडेड बाई 2 लेमडा। हमें यही कैलकुलेट करना था वर्क फंक्शन ऑफ द मटेरियल कितना होगा। सो इसके अकॉर्डिंग कितना लिखा जाए, क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन बी करेक्ट है। Let's go for the next question. Let's go for question number 29. Consider a bar magnet having pole strength 4 ampere meter, magnetic length 8 centimeter and area of cross section 1 centimeter square. Then the intensity of magnetization is. Question number 29 में बोला गया intensity of magnetization. Intensity of magnetization is magnetic dipole moment per unit volume. Magnetic dipole moment को लिखा जा सकता है pole strength into length divided by what? Volume को लिखा जा सकता है area into length. इससे ये कैंसल।
मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ जो दे दिया गया वो कितना दे दिया गया 4 एम्पियर मीटर। सो 4 एरिया क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट किया जा सकता है 1 × 10⁻⁻⁴। इसका मतलब ये हो गया 4 × 10⁻⁴ एम्पियर पर मीटर। क्लियर है? सो इसके अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया 4 × 10⁻⁴ एम्पियर पर मीटर। इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन डी करेक्ट है। Let's go for question number 30. In the circuit shown in the figure, L is equal to 10 Henry, R is equal to 5 ohm, E is equal to 15 volt. The switch S is closed at T is equal to 0. At T is equal to 2 second, the current in the circuit is. आपसे करंट का वैल्यू पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 30 में। इन LR सीरीज सर्किट के लिए तो करंट का जो वैल्यू होता है एज ए फंक्शन ऑफ टाइम T क्या लिखा जा सकता है V डिवाइडेड बाई R 1 माइनस E टू द पावर माइनस R डिवाइडेड बाई L इंटू टी। कितने सेकेंड पे आपसे करंट पूछा गया है 2 सेकेंड पे पूछा गया। सारी वैल्यू दे दी गई, V दे दिया गया मतलब E, यहाँ पर V का मतलब यहाँ पर E हमारा 15, रेजिस्टेंस आपको दे दिया गया दैट इज 5, 1 माइनस E टू द पावर R हमारा कितना है 5 है और L हमारा 10 है। कितने सेकेंड पे बोला गया 2 सेकेंड पे बोला गया, तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ 3 × 1 माइनस E टू द पावर -1। इसका मतलब मैं लिख सकता हूँ 3 × 1 - 1 डिवाइडेड बाई E। इसके अकॉर्डिंग हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट दिख रहा है? सो क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन ए करेक्ट है। लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। Let's go for question number 31. A short linear object O is placed on the principal axis of convex mirror of focal length f as shown in the figure. The ratio of transverse magnification to longitudinal magnification is. आपसे यहाँ पर बोला गया है ratio of transverse magnification to longitudinal magnification, और ये जो वैल्यू होती है that is u divided by v। यहाँ पर polarity की बात नहीं करते हैं, डायरेक्टली हमें यहाँ पर रेशियो पूछा गया है तो डायरेक्टली हम ये देखते हैं u डिवाइडेड बाई v। यहाँ पर u का वैल्यू दे दिया गया है दैट इज -f/3। अच्छा, ये किसके लिए? शॉर्ट लीनियर ऑब्जेक्ट के लिए ये फार्मूला हमारे लिए वैलिड है। यहाँ पर u की वैल्यू दे दी गई है, u हमारा कितना है -f/3। अगर v मिल जाए तो हम लोग ये कैलकुलेट कर सकते हैं। v इज इक्वल टू क्या होता है किसी भी मिरर के लिए uf डिवाइडेड बाई u माइनस f। u हमारा कितना है -f/3 है। ये कॉन्वेक्स मिरर है इसलिए फोकस हमारा पॉजिटिव होगा, डिवाइडेड बाई यहाँ पर क्या लिखा जाए -f/3 -f। इसका मतलब मैं लिख सकता हूँ -f/3 × f डिवाइडेड बाई -4f/3। f/3 से f/3 कैंसिल, माइनस माइनस कैंसिल, मतलब यहाँ पर लिखा जा सकता है f/4। v हमें पता चल गया, u हमें मालूम है। यहाँ पर अगर वैल्यू रख लें तो यहाँ पर कितना हो जाएगा f/3 और यहाँ पर f/4। इसका मतलब f से f कैंसिल, दिस इज 4 डिवाइडेड बाई 3। सो इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर 31 का जो ऑप्शन है वो कौन सा? ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 31 का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर 32। If a step of transformer have turns ratio 6, frequency 50 Hz, root mean square value of potential difference in primary 60 volts, resistance of the secondary winding is 500 ohm, then the peak value of the voltage in the secondary winding will be. Efficiency आपका 100% दे दिया गया है, तो सिर्फ हमें टर्न्स रेशियो से हमें वोल्टेज ऑफ द सेकेंडरी साइड मिल जाएगा। तो ध्यान से देखें, यहाँ पर प्राइमरी साइड का वोल्टेज दे दिया गया 60 वोल्ट, टर्न्स रेशियो दे दिया गया 6 और बोल दिया कि स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर है तो सेकेंडरी साइड का जो वोल्टेज होगा दैट इज व्हाट टर्न्स रेशियो इनटू वोल्टेज दैट इज 60। ये हो जाएगा हमारा 360 वोल्ट। अब ध्यान से देखें, जो प्राइमरी साइड का 60 वोल्ट जो दिया गया था वो आरएमएस वोल्टेज दिया गया था। इसका मतलब है जो हमने सेकेंडरी साइड का वोल्टेज निकाला है ये भी आरएमएस वोल्टेज है, और आरएमएस वोल्टेज क्या होता है मैक्सिमम डिवाइडेड बाई √2। मैक्सिमम मतलब पिक वैल्यू डिवाइडेड बाई √2। तो हमें पिक वैल्यू कैलकुलेट करना था, सो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं 360 × √2। पिक वैल्यू हमारा ये। सो इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर 32 का ऑप्शन बी करेक्ट है। Let's go for the next question. Let's go for question number 33. A planet has gravity 3g/4 on surface. At what depth on Earth would have same gravity as that of planet surface? Depth पे जो gravity होती है उसका फॉर्मूला होता है g × 1 - d डिवाइडेड बाई r। बोल दिया गया ये g डैश किसके बराबर होना चाहिए? 3g/4 के बराबर होना चाहिए। 3g डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू व्हाट g × 1 - d डिवाइडेड बाई r। g से g यहाँ पर कैंसिल, तो मैं बोल सकता हूँ d डिवाइडेड बाई r इज इक्वल टू 1 - 3 डिवाइडेड बाई 4। इसका मतलब ये कितना हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 4। सो d इज इक्वल टू क्या लिखा जाएगा r डिवाइडेड बाई 4। इसके अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन नंबर 33 का ऑप्शन ए करेक्ट है। लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन।
Let's go for question number 34. The total area of wings of an aeroplane is 10 meter square. The speed of air above and below the wings is 140 meter per second and 110 meter per second. Then the force on the plane by air is. यहाँ पर अगर मैं बोलूँ कि अगर मैंने एक विंग्स बना दिया एरोप्लेन का, ये हमारा विंग है, विंग के ऊपर जो वेलोसिटी है दैट इज 140 मीटर पर सेकेंड और विंग के नीचे जो वेलोसिटी है दैट इज 110 मीटर पर सेकेंड। इन दोनों में जो हाइट का डिफरेंस है ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, तो यहाँ पर जो रोजी एच का टर्म होगा दोनों साइड कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर हम बर्नौलीज इक्वेशन लगाएंगे। बर्नौलीज इक्वेशन क्या कहता है? P प्लस रो जी एच प्लस हाफ रो वी ए स्क्वायर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो मैं यहाँ पर बोल दूँ ये हमारा साइड 1 और ये हमारा साइड 2, दोनों जगह पर अगर मैं पता कर लूँ कि प्रेशर क्या होगा और प्रेशर डिफरेंस पता कर लें तो प्रेशर डिफरेंस इनटू एरिया इज व्हाट? फोर्स। तो यहाँ पर अगर मैं बोलूँ लिख सकता हूँ यहाँ पर P1 रो जी एस वाला टर्म दोनों में कॉमन होगा, P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट? P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। क्लियर है? तो मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ P1 माइनस P2 इज इक्वल टू, मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर, ये लिखा जा सकता है। हाफ रो की वैल्यू यहाँ पर क्वेश्चन में मेंशन कर दी गई है, दैट इज हाउ मच? दिस इज 1.28, V2 स्क्वायर दैट इज 140 का स्क्वायर, इसको मैं लिख सकता हूँ 196 इंटू 100। V1 स्क्वायर दैट इज 110 का स्क्वायर मतलब 121 इंटू 100। इसे सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 0.64 इंटू 196 माइनस 121 दैट इज 75 इंटू 100। इसे आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 4800। ये प्रेशर डिफरेंस आ गया। हमें तो फोर्स निकालना था, प्रेशर डिफरेंस इनटू एरिया इज द फोर्स। ध्यान से देखें यहाँ का स्पीड कम है इसलिए यहाँ का प्रेशर ज़्यादा होगा, तो फोर्स का डायरेक्शन ऊपर की ओर होगा। सो फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर डिफरेंस दैट इज P1 माइनस P2 इंटू एरिया। P1 माइनस P2 हमने कैलकुलेट कर लिया, एरिया 10 मीटर स्क्वायर दे दिया गया है, तो फोर्स कितना हो गया? 4800 इंटू 10 दैट इज 48,000 न्यूटन। दिस मच फोर्स विल बी डेवलप्ड ऑन द विंग। सो इसके अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन नंबर 34 का ऑप्शन बी करेक्ट है। Let's go for the next question. In question number 35, the kinetic energy of particle executing SHM is 16 joule. When it is at its mean position, if the mass of the particle is 0.32 kg, then what is the maximum velocity of the particle? जब particle mean position पे होता है उसी समय पे velocity हमारी maximum होती है, क्योंकि उस जगह पे kinetic energy क्या होगी? maximum होगी। तो ये 16 जूल जो है वो maximum kinetic energy है। So K max इज इक्वल टू दे दिया गया है दैट इज 16 जूल, हाफ इंटू वट एम वी मैक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16, हाफ इंटू एम दे दिया गया है दैट इज 0.32, वी मैक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16, 2 से ये 0.16 टाइम में कैंसिल, सो वी मैक्स स्क्वायर इज इक्वल टू मैं बोल सकता हूँ 100, सो वी मैक्स इज इक्वल टू हाउ मच? 10 मीटर पर सेकेंड। सो इसके अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन नंबर 35 का ऑप्शन सी करेक्ट है। Let's go for the next question. Let's go for question number 36. A 5 coulomb charge experiences a constant force of 2000 Newton when moved along the electric field between 2 points separated by a distance of 2 cm in a uniform electric field. The potential difference between these 2 points is. 2 पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस पता करना है। पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला होता है वर्क पर यूनिट चार्ज। वर्क को मैं लिख सकता हूँ F डॉट डी, यहाँ कुछ भी मेंशन नहीं है, मतलब यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ एफ डी कॉस 0, दोनों के बीच का एंगल जो होगा वो हमारा 0 होगा। एफ डी कॉस 0 मतलब एफ इंटू डी, एफ कितना है हमारा 2000, डिस्प्लेसमेंट कितना है 2 सेंटीमीटर मतलब 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2, 10 टू पावर माइनस 2 से ये 2 0 कैंसिल, डिवाइडेड बाय चार्ज, चार्ज हमारा कितना है 5 कूलम, तो मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ 40 डिवाइडेड बाय 5 एंड दिस इज व्हाट 8 वोल्ट। मतलब पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स, द गिवन 2 पॉइंट्स इज व्हाट 8 वोल्ट। सो क्वेश्चन नंबर 36 का ऑप्शन ए करेक्ट है। Let's go for question number 37. A coil of inductive reactance 31 ohm has a resistance 8 ohm. It is placed in series with a condenser of capacitive reactance 25 ohm. The combination is connected to an AC source of 110 volt. The power factor of the circuit is. Power factor अगर हमें निकालना है इसका मतलब cos phi निकालना है। cos phi is equal to हम लोग लिख सकते हैं resistance divided by impedance। यहाँ पर resistance 8 ohm दे दिया गया। impedance कैलकुलेट करने के लिए XL और XC हमें पता होना चाहिए, तो impedance इज इक्वल टू क्या होता है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस व्हाट एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर, ये लिख सकता है।
आर हमारा दे दिया गया है दैट इज 8 स्क्वायर प्लस एक्सएल, ध्यान से देखें एक्सएल दिया गया है 31 माइनस एक्सी दे दिया गया है दैट इज 25 का स्क्वायर। दिस इज 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर दैट इज 100। इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 10। अब यहाँ पर r की वैल्यू दे दी गई है दैट इज 8, z की वैल्यू हमारा 10 है तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 0.8। इसके अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया? क्वेश्चन नंबर 37 का ऑप्शन सी करेक्ट है। पावर फैक्टर हमारा कितना 0.8। लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर 38। In young double slit experiment, intensity at central maxima is I naught. The ratio I by I naught at path difference lambda by 2 on the screen from central maxima is close to. बोला गया central maxima की जो intensity है that is I naught और path difference अगर lambda by 2 है उस समय पे I by I naught का जो ratio होगा वो कितना होगा? तो पहले पाथ डिफरेंस दे दिया गया है, इसका मतलब डेल्टा एक्स दे दिया गया है। डेल्टा एक्स इज इक्वल टू लेमडा डिवाइडेड बाई 8। पहले डेल्टा फाई निकाल ले। डेल्टा फाई इज इक्वल टू होता है के इंटू डेल्टा एक्स। के हमारा कितना हो गया 2 पाई डिवाइडेड बाई लेमडा इंटू डेल्टा एक्स कितना हो गया लेमडा डिवाइडेड बाई 8। लेमडा से लेमडा यहाँ कैंसिल, 2 से ये 4 टाइम में कैंसिल। इसका मतलब ये हो गया हमारा पाई डिवाइडेड बाई 4। दिस इज डेल्टा फाई। अब आई की वैल्यू लिख ले। इंटेंसिटी एट द पाथ डिफरेंस ऑफ लेमडा बाई 8 इज इक्वल टू व्हाट आई नॉट। जो इन जनरल हम लोग 4 आई नॉट लिखते हैं लेकिन यहाँ पर दे दिया गया आई नॉट कॉस स्क्वायर डेल्टा फाई डिवाइडेड बाई 2। अच्छा, आप लोगों को एक फार्मूला मालूम होगा कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा को मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ 1 प्लस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2। ये फार्मूला हमें इस्तेमाल करना है यहाँ पर। आई नॉट इंटू वट इसे लिखा जा सकता है 1 प्लस कॉस 2 थीटा और थीटा डेल्टा फाई बाई 2 है। इसका मतलब ये हो जाएगा कॉस डेल्टा फाई डिवाइडेड बाई 2। हमें आई बाई आई नॉट का रेशियो चाहिए था। आई बाई आई नॉट इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस डेल्टा फाई। कॉस डेल्टा फाई यहाँ पर ध्यान से देखें पाई बाई 4 मतलब कॉस पाई बाई 4 डिवाइडेड बाई 2। कॉस 45 1 बाई रूट 2 1 प्लस 1 बाई रूट 2 1 बाई रूट 2 कितना होता है 0.707 लिख ले रहा हूँ डिवाइडेड बाई 2। 1.70 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 0.85। सो इसके अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया? क्वेश्चन नंबर 38 का ऑप्शन डी करेक्ट है। Let's go for the next question. Let's go for question number 39. A graph shows the variation of va square versus x. The magnitude of maximum acceleration is. va square versus x का अगर ग्राफ दिया हुआ है तो याद रखें जो स्लोप होगा वो स्लोप कैलकुलेट करो। स्लोप डिवाइडेड बाई 2 इज द एक्सेलरेशन। अब जिसका स्लोप डिवाइडेड बाई 2 ज्यादा होगा उसका एक्सेलरेशन हमारा ज्यादा होगा। तो ध्यान से देखें यहाँ पर 2 ही स्लोप है, एक स्लोप ये और एक स्लोप ये। यहाँ पर तो स्लोप 0 मतलब यहाँ पर एक्सेलरेशन 0 है। तो 2 स्लोप है, दोनों स्लोप के लिए हम लोग निकाल लें। तो पहली बात तो आप लोगों ने एक फार्मूला देखा होगा वी स्क्वायर इज इक्वल टू वट यू स्क्वायर प्लस 2as। इसका मतलब मैं लिख सकता हूँ वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2s इज इक्वल टू a। इसका कहने का क्या मतलब है ध्यान से देखें वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई s 1/2 इज इक्वल टू a। ध्यान से देखें दिस इज व्हाट चेंज इन वेलोसिटी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय चेंज इन पोजीशन वेक्टर या डिस्प्लेसमेंट। ये ध्यान से देखें ये स्लोप है तो अगर मैं यहाँ पर बोलूँ ये हमारा स्लोप है। स्लोप डिवाइडेड बाय 2 इज व्हाट एक्सेलरेशन। तो स्लोप की जगह पर ध्यान से देखें अगर स्लोप पता करना है तो यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी स्क्वायर। फाइनल वेलोसिटी स्क्वायर कितना दिया हुआ है 16। तो अगर ध्यान से देखें 16 माइनस इनिशियल वेलोसिटी स्क्वायर कितना है 4 डिवाइडेड बाय यहाँ से यहाँ के बीच का जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना है हमारा 1 है और यहाँ पर 2 है। सो पहले वाले पार्ट के लिए इस वाले पार्ट के लिए एक्सेलरेशन a1 मैंने बोल दिया तो ये कितना 16 माइनस 4 दैट इज 12 12 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 6। सो a1 इज इक्वल टू व्हाट 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखते हैं दूसरे पार्ट के लिए क्या होगा। यहाँ पर वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर करते हैं तो यहाँ पर कितना है वी स्क्वायर कितना हो गया 16, यहाँ पर यू स्क्वायर कितना हो गया 0। तो 16 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 2 इंटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर कितना हो गया ध्यान से देखें 5 माइनस 3 दैट इज 2। तो यहाँ पर कितना 4 मतलब यहाँ पर जो एक्सेलरेशन है a2 इज इक्वल टू मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इनमें से कौन सा एक्सेलरेशन ज़्यादा है आपको पता चल रहा है। ये 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हमारा ज़्यादा है। इसका मतलब है मैं ये बोल सकता हूँ कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया? क्वेश्चन नंबर 39 का ऑप्शन बी करेक्ट है। Let's go for the next question. In question number 40, an electric dipole when held at 30 degree with respect to uniform electric field of 10 to the power 4 Newton per Coulomb experiences a torque of 9 into 10 to the power minus 26 Newton meter. Calculate dipole moment of the dipole. हमें मालूम है टॉर्क का फार्मूला सिंपल सा है
टॉर्क का फॉर्मूला पी ई साइन थीटा, सारी चीजें दे दी गई है, यहाँ पर रख लें। यहाँ पर टॉर्क की वैल्यू दे दी गई है 9 × 10⁻26। हमें डाइपोल मोमेंट पूछा गया है। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दे दी गई है, दैट इज 10⁴। साइन थीटा, थीटा यहाँ पर 30 डिग्री है, इसका मतलब साइन 30 दैट इज हाफ। मैं इस 2 को इधर ले आऊँ तो दिस इज 18। 10⁴ नीचे आ जाएगा तो 10⁻−30, इसका मतलब ये हो 10⁻−30 इज इक्वल टू डाइपोल मोमेंट। सो अगर यहाँ पर देखा जाए तो इसे लिखा जा सकता है 1.8 × 10⁻29 इज इक्वल टू डाइपोल मोमेंट। क्लियर है? यूनिट तो आपको मालूम है, डाइपोल मोमेंट की यूनिट क्या होती है? कूलम मीटर। सो 1.8 × 10⁻29। सो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन नंबर 40 का ऑप्शन बी करेक्ट है। Let's go for the next question. Question number 41. Let's go for question number 41. If two particles having same mass and charge are projected with same speed in same magnetic field, then their time period of one revolution will be same. तो पहले टाइम पीरियड का फॉर्मूला हमें मालूम होना चाहिए 2πm/qb। यहाँ पर क्या बोला गया है? मास भी सेम है, जो चार्ज है वो भी सेम है, और मैग्नेटिक फील्ड, जिस मैग्नेटिक फील्ड में थ्रो किया गया वो भी हमारा क्या है? सेम है। मास, चार्ज एंड मैग्नेटिक फील्ड सेम है, इसका मतलब टाइम पीरियड ऑब्वियसली सेम होगा। सो ये हमारा आंसर है। इसका मतलब है टाइम पीरियड दोनों के केस में हमारा क्या होगा? सेम होगा। रीजन क्या है? रीजन यही है। रीजन हमारा टाइम पीरियड का फॉर्मूला हमारा 2πm/qb है। इफ ए पार्टिकल इज रिवॉल्विंग इन ए मैग्नेटिक फील्ड ओनली देन इट्स टाइम पीरियड विल बी गिवन बाय दिस वेयर सिंबल्स हैव देयर यूजुअल मीनिंग। इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूँ जो हमारा असर्शन है उसका रीजन यही है। तो both assertion and reason are correct and reason is the correct explanation of the assertion. So question number 41 का option A correct है। Let's go for question number 42. Let's go for question number 42. The length and the breadth of the rectangle are this and this much respectively. Calculate the area of the rectangle. तो सबसे पहले यहाँ पर एरिया का जो ट्रू वैल्यू वो कैलकुलेट कर ले। तो एरिया का जो ट्रू वैल्यू है वो मैं बोल सकता हूँ लेंथ इंटू ब्रेथ 3.2 इंटू 1.2। ये कैलकुलेट करोगे तो ये आंसर आ जाएगा 3.84। ये लिख सकते हैं एरिया हमारा 3.84 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन एरिया के साथ एरिया का एरर भी हमें कैलकुलेट करना है। तो एरिया का एरर कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? डेल्टा ए डिवाइडेड बाई ए इज इक्वल टू व्हाट? डेल्टा एल डिवाइडेड बाई एल प्लस डेल्टा बी डिवाइडेड बाई बी लिख सकते हैं। डेल्टा ए हमें चाहिए तो ए को इधर ले जाएं तो ए डिवाइडेड बाई एल इंटू डेल्टा एल प्लस ए डिवाइडेड बाई बी इंटू डेल्टा बी। अब ए को मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ? एल इंटू बी डिवाइडेड बाई एल इंटू डेल्टा एल प्लस ए को यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ? एल इंटू बी डिवाइडेड बाई बी इंटू डेल्टा बी। थोड़ा सा ऑब्जर्व कर, बी से बी कैंसिल, यहाँ पर एल से एल कैंसिल, मतलब मैं बोल सकता हूँ बी इंटू डेल्टा एल प्लस एल इंटू डेल्टा बी। अब यहाँ पर ध्यान से देखें, यहाँ पर बी हमारा कितना है? 1.2 इंटू डेल्टा एल कितना है? डेल्टा एल हमारा 0.2 है प्लस एल कितना है? 3.2 है इंटू डेल्टा बी कितना है? दैट इज 0.1 है। ये कितना हो जाएगा? दिस इज 0.24 एंड दिस इज 0.32। 0.24 प्लस 0.32, 0.24 प्लस 0.32, ये वैल्यू हो जाएगी 0.56। क्लियर है? ये वाली वैल्यू हो गई 0.56। अब ध्यान से देखें, ये वाली वैल्यू ट्रू वैल्यू तो हमारी इतनी हो गई, तो जो मेजर्ड वैल्यू लिखी जाएगी वो क्या है? ट्रू वैल्यू प्लस एरर 3.84 प्लस माइनस 0.56। लेकिन यहाँ पर ध्यान से देखें, डेसिमल के एक डिजिट तक हमारा आंसर है, तो इसे हमें राउंड ऑफ करना पड़ेगा डेसिमल के एक डिजिट तक। डेसिमल के एक डिजिट तक राउंड ऑफ करना पड़ेगा क्योंकि प्रोडक्ट है यहाँ पर। इसका मतलब है यहाँ पर मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर के अकॉर्डिंग आंसर करना पड़ेगा। तो यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर 2 है, तो यहाँ पर भी रिजल्ट में भी हमारा सिग्निफिकेंट फिगर 2 होना चाहिए। 3.84 को मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ? 3.8 राउंड ऑफ करने पे, प्लस माइनस 0.56 को मैं यहाँ पर 0.6 लिख सकता हूँ राउंड ऑफ करने पे। सो इसके अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया? 42 का ऑप्शन ए करेक्ट है। Let's go for question number 43. A solid hemisphere and a hemispherical cell are joined as shown. Both of them has mass m/2 individually. Find out moment of inertia about axis I1 and I2. I1 और I2 के about moment of inertia बोला गया। तो moment of inertia इस डायमीटर के अबाउट इस वाले पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखो और इस वाले पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखो, दोनों को जोड़ दो। तो हमें मालूम है, अगर मैं सेल की बात करूं तो सेल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है? 2/3 mr²। तो मैं यहाँ पर लिख लूँ 2/3 m जो है वो m/2 है, r तो हमारा r है तो r² लिख लें। सॉलिड स्फीयर के लिए जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला है वो कितना है? 2/5 mr²। 2/5 m/2 इंटू r² और r² हमारा r² ही रहेगा।
अब ध्यान से देखिए एम आर स्क्वायर बाई 2, अगर मैं यहाँ पर 2 से 2 यहाँ पर कैंसिल, यहाँ पर भी 2 से 2 कैंसिल, एम आर स्क्वायर अगर मैं कॉमन ले लूँ तो यहाँ पर बचेगा 1/3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 5, एलसीएम ले ले तो ये हो जाएगा 8/15, सो 8/15 एम आर स्क्वायर। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्सिस I1 एंड I2 कितना हो जाएगा 8/15 एम आर स्क्वायर। सो इसके अकॉर्डिंग 43 का ऑप्शन ए करेक्ट है। Let's go for question number 44. An electromagnetic wave of amplitude of electric field component is 20 volt per meter is propagating in medium whose dielectric constant is 2.25 and relative permeability is 4. Then intensity of electromagnetic wave will be. Intensity अगर पता करना है तो इसका फॉर्मूला लिख ले हाफ एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ई स्क्वायर इंटू वी। अगर v पता करना है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, अगर वेलोसिटी पता करना है तो पहले आपको मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता करना पड़ेगा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ अंडर रूट म्यू आर इंटू एप्सिलॉन आर। ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर ले 2.25 इंटू 4, ये कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 3। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 9, अंडर रूट 9 इज इक्वल टू 3। इसका मतलब वेलोसिटी हम लिख सकते हैं c डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, c हमारा कितना 3 इंटू 10 टू द पावर 8 डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3, 3 से 3 कैंसिल मतलब 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। अब सारा वैल्यू इस इक्वेशन में रख दें। i इज इक्वल टू हाफ इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन आर हमारा कितना 2.25 इंटू ए स्क्वायर को मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ 20 का स्क्वायर मतलब 4 इंटू 10 टू द पावर 2 इंटू v हमारा 10 टू द पावर 8 है। 2 से ये 2 टाइम में कैंसिल मतलब ये 4.5 इंटू 100 मतलब 450 एप्सिलॉन नॉट इंटू व्हाट 10 टू द पावर 8। ये हमारा इंटेंसिटी हो गया। इंटेंसिटी की यूनिट वाट पर मीटर स्क्वायर है, वो क्वेश्चन में दे दिया गया है। सो क्वेश्चन नंबर 44 का ऑप्शन ए करेक्ट है। लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। Let's go for question number 45. A light ray is incident normally on the surface AB of prism of refractive angle 60 degree. If it does not emerge from AC, then refractive index of the prism will be. यहाँ पर एक प्रिज्म दे दिया गया है, लाइट ऐसे इंसिडेंट हो रही है, ये एंगल दे दिया गया 60 डिग्री, यहाँ पर 0 डिग्री पे इंसिडेंट हो रही है तो 0 डिग्री पे ही रिफ्रैक्ट कर जाएगी। अब बोला गया ये हमारा जो साइड है दिस साइड इज AC, इससे लाइट बाहर ना इमर्ज करे। अगर बाहर इमर्ज नहीं कर रही मतलब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा इसका मतलब है लाइट या तो ग्रेज करके जा रही है या टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है। तो अगर ध्यान से देखिए, अगर मैं यहाँ पर बोलूँ, यहाँ पर अगर मैं नॉर्मल ड्रॉ कर लूँ तो ये एंगल अगर 60 डिग्री है, ये एंगल 90 डिग्री है, तो ये एंगल 30 डिग्री, तो ये वाली एंगल हमारी कितनी हो जाएगी 60 डिग्री। तो मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ μ1 साइन आई, इस वाले पार्ट के लिए जो साइन आई हो गया ये हमारा कितना हो गया साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू μ2 मतलब सराउंडिंग का μ2 हमारा 1 इंटू साइन आर। आर की अगर मैं बात करूँ तो अगर ग्रेज करते हुए जा रही है तो यहाँ पर कितना है साइन 90 मतलब ये कंडीशन है। इसका मतलब है मैं ये बोल सकता हूँ ये वाली वैल्यू मस्ट बी ग्रेटर देन दिस वन। इसका मतलब है मैं बोल सकता हूँ μ1 साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री हमारा कितना हो गया √3 डिवाइडेड बाई 2, दैट मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1। इसका मतलब है म्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू व्हाट 2 डिवाइडेड बाई √3। मतलब यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ प्रिज्म का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो 2/√3 से ज़्यादा होना चाहिए या उसके बराबर होना चाहिए, तभी इमर्ज नहीं करेगी लाइट। सो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन नंबर 45 का ऑप्शन ए करेक्ट है।